कभी सोचा है कि हजारों साल पहले प्राचीन साम्राज्यों ने इतनी विशाल, इतनी ताकतवर सेनाएं कैसे बना लीं, जिनसे उन्होंने लगभग पूरे उपमहाद्वीप को जीत लिया? आज हम प्राचीन भारत की दो महाशक्तियों, मौर्य और गुप्त की मिलिट्री जीनियस के पन्ने पलटेंगे। उनकी रणनीतियां क्या थीं, उनकी टेक्नोलॉजी कैसी थी और उनकी जीत के पीछे छिपी भारी कीमत क्या थी? नमस्कार, रफ शीट में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौर्य और गुप्त राजवंशों की उन शानदार वॉर मशीनों की गहराई में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपने विशाल साम्राज्यों को बनाया और फिर कंट्रोल कैसे किया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर ये हुआ कैसे? कोई साम्राज्य इतनी विशाल और इतनी शक्तिशाली सेना कैसे बना लेता है जो लगभग पूरे उपमहाद्वीप को अपने घुटनों पर ले आए? इसका जवाब छिपा है सही प्लानिंग, जबरदस्त रणनीति और सही जगह चुनने की कला में। तो हमारी कहानी शुरू होती है मौर्य साम्राज्य से। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे स्थापित किया और उनके पीछे दिमाग था महान रणनीतिकार चाणक्य का। सच कहूं तो यह साम्राज्य मिलिट्री इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना था। मौर्यों की शक्ति का केंद्र था मगध, और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। नहीं, ये एक बहुत ही सोचा समझा स्ट्रेटेजिक फैसला था। सोचिए, 5 पहाड़ियों ने इसे एक नेचुरल किला बना दिया, गंगा के मैदानों ने कभी खाने की कमी नहीं होने दी, और पास के जंगलों से लकड़ी और सबसे जरूरी युद्ध के लिए हाथी मिलते रहे। और तो और उन्हें नंद साम्राज्य से एक बहुत बड़ी पहले से बनी हुई सेना विरासत में मिली थी। देखिए, रिसोर्स और एक शुरुआती सेना होना एक बात है, लेकिन उसे एक ऐसी अजय शक्ति में बदलना जो इतने बड़े साम्राज्य पर नियंत्रण कर सके, ये बिल्कुल अलग बात है। इसका जवाब एक क्रांतिकारी मिलिट्री स्ट्रक्चर में छिपा था। मौर्य सेना की सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी इकाई थी पत्ती। ये सिर्फ कुछ सैनिकों का झुंड नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये अपने आप में एक छोटी सेल्फ सफिशिएंट आर्मी थी, जिसमें पैदल सैनिक, घुड़सवार और एक युद्ध हाथी सब एक साथ होते थे। अब देखिए, ये यूनिट कितनी शानदार ढंग से काम करती थी। एक हाथी जिसके ऊपर एक महावत और 3 तीरंदाज बैठे होते थे, वो एक चलते फिरते टावर की तरह काम करता था। 3 घुड़सवार तेज हमले करने और साइड से बचाने के लिए थे, और 5 पैदल सैनिक कोर फाइटिंग फोर्स थे। ये एक तरह से प्राचीन दुनिया की कंबाइंड आर्म्स टीम थी, जो किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार थी। इस सिस्टम का असली जीनियस इसकी सादगी और असरदार होने में था। इस 12 सदस्यीय पत्ती को एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह इस्तेमाल करके सेना को आसानी से बढ़ाया जा सकता था। 3 पत्ती मिलकर बनती थीं एक सेनामुख, और 3 सेनामुख मिलकर एक गुल्म या बटालियन बनाते थे। इसी तरह छोटी छोटी टुकड़ियों से एक विशाल और अनुशासित सेना खड़ी कर दी गई। मौर्य सेना अपने चरम पर थी, लेकिन सम्राट अशोक के शासनकाल में एक ऐसा युद्ध हुआ जो इतिहास के सबसे खूनी संघर्षों में से एक बन गया, और इस युद्ध ने एक सम्राट को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये लड़ाई एक तरफ एक विशाल साम्राज्यवादी शक्ति और दूसरी तरफ एक बेहद आजाद राज्य के बीच थी। अशोक अपने साम्राज्य को पूरा करने पर तुले थे, जबकि कलिंग, जो अपनी दौलत और शक्तिशाली नौसेना के लिए मशहूर था, अपनी आजादी के लिए लड़ने को तैयार था। इस एक युद्ध में दोनों पक्षों के मिलाकर 2 लाख सैनिक मारे गए। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये संख्या उस विनाश के पैमाने को दिखाती है जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। कहा जाता है कि युद्ध के बाद पास की दया नदी का पानी मारे गए लोगों के खून से लाल हो गया था। इस भयानक मंजर ने अशोक पर इतना गहरा असर डाला कि जीत के बाद भी वो इस तबाही को देखकर पूरी तरह टूट गए थे। इसी विनाश के बाद अशोक ने विजय की नीति को हमेशा के लिए छोड़ दिया और धम्म को अपना लिया। ये सैन्य जीत के बजाय नैतिक और सामाजिक कल्याण के जरिए शासन करने का एक नया रास्ता था। ये इतिहास में किसी शासक के सबसे बड़े बदलावों में से एक माना जाता है। चलिए अब समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के कई 100 साल बाद भारत की धरती पर एक और महान महाशक्ति का उदय हुआ, गुप्त साम्राज्य। उन्होंने मौर्यों से बहुत कुछ सीखा, लेकिन अपनी सैन्य शक्ति को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई तकनीक और नई रणनीतियों का इस्तेमाल किया। एक बड़ा फर्क था उनके हथियारों में। जहां मौर्य मुख्य रूप से बांस के लंबे धनुष का इस्तेमाल करते थे, वहीं गुप्तों ने धातु से बने शक्तिशाली धनुषों का इस्तेमाल शुरू किया। ये धनुष ज्यादा ताकतवर थे, उनकी रेंज ज्यादा थी, और वो दुश्मन के घुड़सवार तीरंदाजों का मुकाबला करने में कहीं ज्यादा असरदार थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में
गुप्त सेना का जो पैमाना था वो वाकई हैरान करने वाला है। 5 लाख पैदल सैनिक, 50,000 घुड़सवार और 1200 से ज्यादा जहाज़ों वाली एक शक्तिशाली नौसेना। उस समय ये दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री थी। तो इन दो महान साम्राज्यों की इन वॉर मशीनों से क्या सीखा जा सकता है? इनकी विरासत सिर्फ जीती हुई लड़ाइयों से कहीं ज्यादा गहरी है। देखिए, सबक बिल्कुल साफ है। मौर्यों ने दिखाया कि शानदार संगठन के जरिए एक छोटी सी यूनिट को एक विशाल सेना में कैसे बदला जा सकता है। अशोक का अनुभव हमें सिखाता है कि जीत की मानवीय कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है, और गुप्तों ने यह साबित किया कि बेहतर टेक्नोलॉजी युद्ध के मैदान में एक निर्णायक फायदा दे सकती है। चाणक्य के प्राचीन ग्रंथ अर्थशास्त्र का ये एक वाक्य उस युग में एक शासक की जिम्मेदारियों को पूरी तरह से बता देता है। ये सिर्फ जीतने के बारे में नहीं था, ये रक्षा, विस्तार और अपनी प्रजा के कल्याण के बीच एक संतुलन बनाने के बारे में था। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अशोक की कहानी एक ऐसा सवाल उठाती है जो आज भी उतना ही सच है। क्या सत्ता की चरम खोज हमेशा एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां एक लीडर को अपनी जीतने की इच्छा और अपने ज़मीर के बीच चुनाव करना पड़ता है? उम्मीद है कि इस सफर ने प्राचीन भारत की सैन्य प्रतिभा पर एक नई रोशनी डाली होगी। ऐसे ही और दिलचस्प विषयों के लिए हमारे साथ बने रहिए। देखने के लिए धन्यवाद।